गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा में ले रहे हैं व्याकरण। व्याकरण का विषय है आज समास और उसके भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे समास का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जैसे कमल के समान नयन, इसे हम कमल नयन भी कह सकते हैं। हमने के समान शब्द को हटाकर दोनों मुख्य जो शब्द हैं उन्हें जोड़ दिया। समास की परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक सार्थक शब्द समास कहलाता है। ये नवीन शब्द, नवीन यानी नया शब्द, समस्त पद कहलाएगा। जैसे रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर, हाथ के लिए कड़ी, हथ कड़ी। हमने दोनों ही शब्दों के बीच के जो के लिए शब्द है उसे हटा दिया और एक नया शब्द बना दिया। अब हम जानेंगे कि समास विग्रह किसे कहेंगे। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं या उनके बीच के संबंध को स्पष्ट किया जाता है तो वह समास विग्रह कहलाता है। यानी पहले के रूप में ही हम उसे वापस ले आएं उन शब्दों को, तो वो समास विग्रह है। जैसे राजपुत्र, अब इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। सीताराम, इसका विग्रह होगा सीता और राम। समास रचना में दो शब्द यानी पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद। जैसे दशानन, इसमें दश शब्द पूर्व पद है और बाद वाला शब्द यानी आनन उत्तर पद है। अब हम इसके भेद जानेंगे। समास के भेद। समास के निम्नलिखित 4 भेद हैं। पहला तत्पुरुष, और तत्पुरुष समास के ही 2 उपभेद हैं। द्विगु समास, कर्मधारय समास। बहुत सी पुस्तकों में इन्हें अलग भेद के रूप में भी गिना गया है। दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययी भाव समास। तो आइए तत्पुरुष समास के विषय में जानते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यानी इसकी पहचान है कि कारक चिन्ह हट जाएगा जब हम समास बनाएंगे। उदाहरण के लिए युद्ध का क्षेत्र शब्द बनाया हमने, समस्त पद बनाया युद्ध क्षेत्र। शरण में आगत, शरणागत। आप पर बीती, आप बीती। घोड़ों की दौड़, घुड़ दौड़। आपने देखा इन सभी शब्दों में कारक चिन्ह को हटा दिया गया और एक शब्द बना दिया गया। तो कारक चिन्हों का जहाँ लोप हो जाएगा वो तत्पुरुष समास है। ये इसकी पहचान है। आइए इसका भेद देखते हैं। तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं। द्विगु समास। द्विगु समास में भी उत्तर पद यानी बाद वाला जो शब्द है वो प्रधान है और पूर्व पद संख्यावाची है। तो अगर हम पूछें द्विगु समास की पहचान क्या है, तो पहचान है इसकी कि ये संख्यावाची शब्द आएगा पहला, और अर्थ की दृष्टि से ये एक समूह की ओर संकेत करता है। उदाहरण के लिए देखिए शताब्दी, शत अब्दों का समूह। अब्द होता है वर्ष। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। पंजाब, 5 आबों अर्थात नदियों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। मासों यानी महीनों। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। तो इसकी पहचान थी कि पहला पद संख्यावाची होगा और जब विग्रह करेंगे तो समूह शब्द लगाएंगे। कर्मधारय तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य, एक विशेषण शब्द, दूसरा जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, या उपमेय और उपमान या उपमेय उपमान का संबंध हो, तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास
का उपभेद होने के कारण इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता रहती है। उदाहरण देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, अब यहाँ कमल की विशेषता है नीला। नील गाय, नीली है जो गाय। अब यहाँ विग्रह करते समय कुछ अलग अलग शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, अगले में हमने किया कमल नयन, अर्थात कमल रूपी नयन। मृग नयन, मृग के समान नयन, नयन यानी नेत्र, आँखें। घन श्याम, घन अर्थात बादल, श्याम यानी सांवले, घन के समान श्याम रंग वाले। तो इसमें आपने देखा कि कहीं पर विशेषण विशेष्य संबंध है, कहीं पर उनमें समानता दिखाई जा रही है, के समान शब्द लगा है, और कहीं पर हमने मान लिया कि हम नेत्र जो हैं वो कमल हैं, तो वहाँ पर रूपी शब्द लगा। तो 3 शब्द लगेंगे इनमें जब हम विग्रह करेंगे। अगला देखिए, बहुब्रीही समास, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहाँ बहुब्रीही समास होता है। यानी कि इनके शब्द जो हैं वो इतना महत्व नहीं रखते। ये शब्द ऐसे हैं जो किसी एक खास व्यक्ति विशेष की ओर इशारा करते हैं और उनके लिए रूढ़ हो गए हैं, उनके लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। और इनमें ज़्यादातर देवी देवताओं के जो नाम हैं वो इस बहुब्रीही समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक दंत, अर्थात एक दांत वाला है जो, तो वो है श्री गणेश। अंशुमाली, किरणों का स्वामी है जो, अर्थात सूर्य। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाला, अर्थात रावण पुत्र। तो ये सभी शब्द आप ध्यान से देखिए, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे बहुब्रीही समास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों ही पद समान महत्व रखते हों तथा समास करने पर दोनों शब्दों के बीच का योजक लुप्त हो जाए। योजक कहते हैं, जैसे जोड़ते समय हम बीच में एक छोटा सा डैश लगा देते हैं, उसे हम योजक कहते हैं हिंदी में। तो ये योजक समाप्त हो जाता है और समुच्चय बोधक अव्यय हम लगाते हैं, जैसे और, तो ये भी हम उसमें जोड़ देते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे भाई बहन, अब इसमें योजक लगा है और हमने जब इसका विग्रह किया तो हमने और शब्द का प्रयोग किया, भाई और बहन। राजा रंग, राजा और रंग। आंधी तूफान, आंधी और तूफान। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। देश विदेश, देश और विदेश। हार जीत, हार और जीत। तो आपने देखा इन सभी शब्दों में एक खास बात है कि ये शब्द एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। ये शब्द ऐसे हैं, या तो वो एक दूसरे के विलोम हैं या इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो द्वंद्व समास हैं, जिनका जब हम विग्रह करेंगे तो और शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए, अंतिम समास अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो। अव्यय यानी आप पढ़ के आए हैं कि हमारे जो शब्द भेद हैं व्याकरण में, उसमें अव्यय के जो भेद हैं वो हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो ये सब अव्यय हैं। और समास होने पर वह पूर्ण पद भी अव्यय बन जाए। जब समास यानी समस्त पद बन जाएगा तो ये पूरा जो शब्द आएगा हमारे पास, ये एक अव्यय की भांति कार्य करेगा। तो ये वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति
होता है। उदाहरण देखिए, प्रतिदिन, हर दिन या दिन दिन, आमरण, मरण तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म भर, बेखटके, खटके के बिना, रातों रात, रात ही रात में। अब देखिए, इसमें जैसे अन्य समास थे उनमें सब में कोई ना कोई एक शब्द लगता था विग्रह में। इस समास में ऐसा नहीं है। इस समास में आप ध्यान दीजिए कि ये सारे के सारे क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होने वाले शब्द हैं। कुछ समास में बनाते समय उपसर्ग जो है उस शब्द के आगे लगा हुआ है, जैसे मरण के आगे अ जो कि उपसर्ग है, दिन के आगे प्रति, ये उपसर्ग हैं। तो इस तरह से आप इस समास के भेद को पहचान सकते हो। इसी तरह बेखटके, बे जो है ये उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है। लेकिन कहीं कहीं एक ही शब्द का दो बार भी प्रयोग हो गया है, जैसे रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो इस तरह कुछ ऐसे शब्द भी हैं। तो इनके लिए आपको इनकी एक पूरी लिस्ट बनाकर पूरी एक सूची बनाइए और इन्हें याद कीजिए। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये विषय समझ में आया होगा।